के माध्यम से हम लोग पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक है पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र होता क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अंग जो पचाने में सहायता करते हैं, यानी कि जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जटिल भोजन जो होता है वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, ये जटिल को सरल में तोड़ने का काम करता है जो हमारा पाचन तंत्र होता है। और जो पाचन तंत्र होता है वो मुख्य यानी कि मुख गुहा से शुरू होता है और गुद्दा द्वार पर समाप्त हो जाता है, आप देख सकते हैं। और जो हमारे पाचन तंत्र का भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो जीवा होती है, ग्रसिका होती है, डायफ्राम होती है, पित्ताशय होती है, यानी कि जहाँ पीत का भंडार होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। अगर पीत की थैली में पत्थरी हो जाता है यानी कि सिस्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको पूरा निकाल देते हैं, यानी पित्त को ही निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया होती है वो डाउन हो जाती है। अमाशय होता है, पीत नली होती है, यकृत होता है जिसे लीवर कहते हैं। और लीवर जो होता है वो स्वयं को ठीक करने के लिए जाना जाता है, वो स्वयं को समर्थ कर देता है। इसकी जो कोशिका होती है वो अब विभाज्य नहीं होती, यानी कि विभाजित होती है, खंडों में विभाजित होती है, इसलिए अपने आप को मरम्मत करने में सक्षम हो जाता है। एक अग्नाशय होता है और क्षुद्रांत होता है। एक कोलन होता है, यानी कि इसे बृहदांत्र कहते हैं। परिसेविका होता है, ये गुद्दा द्वार होता है जो अंतिम जो हम लोग का पाचन की क्रिया यहीं पर समाप्त होती है। अब देखेंगे पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। आहार नाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथि को डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। अब देखेंगे आहार नाल होता क्या है। आहार नाल जो होता है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होता है, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब पाचन होती है तो उस समय जो हम लोग का भोजन होता है वो आहार नाल में ही होता है। आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 32 फीट होती है, यानी कि 8 से 10 मीटर की होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुंह गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुद्दा द्वार आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग संबंध पाचन तंत्र जो होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करते हैं। देखिए भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण होता है। एक आप सुने होंगे टाइलिन जो होता है, ये भी एक एंजाइम होता है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथ, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है और पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे इसी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम मुख गुहा के बारे में। अब इसका जो हम लोग का प्रकार है, उस जो हम लोग का अंग है उसके देखेंगे। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है जो मुंह के रास्ते से खुलता है तथा जबड़ों और होठों के माध्यम से बंद हो जाता है। मनुष्य के दो जबड़ों में निचला जबड़ा गतिशील होता है, जो हम लोग का निचला जबड़ा होता है वो गतिशील होता है। और जो जबड़ा होता है इसमें जो हड्डियां होती है, बोन होती है, वो सबसे मजबूत होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। मुख गुहा के अंदर के ऊपर वाला हिस्से को तालु कहते हैं तथा पार्श्व हिस्से को मांसल भाग कहते हैं। और पार्श्व हिस्सा जो होता है इसी से जो हम लोग का स्वाद होता है भोजन का महसूस होता है। यूला एक मुलायम भी आकार की रचना है जो मुलायम तालु से नीचे की तरफ लटकी रहती है। अब देखेंगे अगला, पाचन मुगुहा से प्रारंभ होता है। मुगुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि, 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दांत होता है ये 32, ये भोजन को कुदरने का काम करता है, यानी कि चबाने का काम दांत करता है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ गुहा से एक संरचना फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। जो एक जीभ होती है ये जो मुख गुहा से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ती है। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। नेक्स्ट देखेंगे लार ग्रंथि क्या होती है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1/2 लीटर यानी कि 1 से 1 आधा लीटर होता है श्रावण। लार का पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। हालांकि इसका पीएच मान खाने से पूर्व तथा खाने के बाद क्रमशः 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता रहता है। देखिए जो हमारी लार होती है उसका जो पीएच वैल्यू होता है ये बदलता रहता है। और पीएच वैल्यू क्या होता है, देखिए 0 से 7 से नीचे तक यानी कि जो होगा ये होती है हमारी एसिडिक, और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, और 7 से
14 यानी 14 तक होता है वो होता है क्षारीय, ये ध्यान रखिएगा। और जो पीएच का स्केल पैमाना है वो सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे, सभी लाल ग्रंथियां साल्वा जो होता है वो स्रावित करती हैं। जो ग्रंथियां होती हैं हमारी वो साल्वा को स्रावित करती हैं, जिसमें 99% जल तथा 1% पाचक एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्ट तथा म्यूलिन निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है जो मुख में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। टाइलिन तथा डाइजेस्ट एंजाइम स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज शर्करा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखेंगे लाइसोसोम एंजाइम जो होता है और थायोसाइनेट होता है, एक कीटाणु को मारने के लिए सक्षम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लेगा कीटाणु को मारने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सक्षम है, तो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट होता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है, यानी कि लसीला बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी हो जाती है। देखेंगे मेढक तथा व्हेल में लाल ग्रंथियां नहीं पाई, ये इंपॉर्टेंट है। जो मेढक होता है एक उभयचर प्राणी है और व्हेल होता है एक जलीय प्राणी, इसमें जो लाल ग्रंथियां हैं ये नहीं पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, वो कौन कौन है, तो पैरोटाइड है, संबोजाइलरी है और संबलिंगुल है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे अधोनु क्या होता है, यानी कि प्रोटाइड ग्लैंड क्या होता है। यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होती है। यह सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है अधोनु। प्रोट्रैक्ट ग्रंथि कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो है जब प्रोटीड ग्रंथि का लाल ग्रंथ विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे गलसूगा कहते हैं। जो हमारी गलसूगा निकलती है, मम्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो लाल ग्रंथियों में विषाणु जब संक्रमित हो जाता है, यानी कि विषाणु का जब संवहन होने लगता है तो गलसूगा का जो घटना होती है वो देखने को मिलती है, और एक प्रकार की बीमारी जो विषाणुओं से होती है। रिमार्क अब देखेंगे हम लोग, यानी कि नोट देखेंगे। सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड जहर की थैली का कार्य करती है। जो सांप होती है उसमें एक जहर की थैली होती है, उसमें पैरोटिड ग्रंथि होती है और उसमें पॉइजन ग्लैंड होता है, यानी कि उसे पॉइजन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें अपने जहर को एकत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे अधोमैक्सिला सब मैक्सिला ग्लैंड जो होता है, यह जबड़े के मध्य मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, जो वार्टन नलिका द्वारा खुलती है। अब देखेंगे अधोजीवा क्या होता है। यह जीव के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, जो बार्थोलिन नलिका रिविनस नलिका द्वारा खुलती है। यह सबसे छोटी लाल ग्रंथि होती है। देखिए सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि हम लोग देखे लाल ग्रंथि में, देखिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ग्रंथि। तो लाल ग्रंथि में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है, और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो अधोजीवा ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे दांत के बारे में, हमारे दांत की कार्य क्या होता है ये देखेंगे। मुंह के ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं, और हम लोग के पास 32 दांत पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य के दांत के 2 मुख्य भाग होते हैं, शिखर जिसे क्राउन कहते हैं तथा जड़ यानी कि रूट। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है सिर या शिखर कहलाता है, और मसूड़े के अंदर रहने वाले भाग को रूट कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को ग्रीवा कहते हैं। और देखिए मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्द दंती होते हैं, यानी कि टेकोडोंट होते हैं, अर्थात दांत जबड़ों की हड्डियों में धंसे रहते हैं। जो हमारी दांत होती हैं वो हमारा जबड़ा जो है उसके बीच में धंसा रहता है, और मसूड़ों के माध्यम से यह जकड़ा रहता है। दांतों का जो अध्ययन है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और हड्डियों में भी सबसे सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम ही पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दांतों के निर्माण में 85% यानी कि 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है। 10% योगदान CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। शेष भाग CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का होता है। दांतों का क्षरण टूट फूट फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। देखिए दांतों में जो क्षरण होती है, यानी कि गलन होती है, जो उसका टूटना होता है वो होता है आपका फ्लोरीन जब कमी होता है ना, यफ होता है, वो अगर कमी हो जाएगा तो टूटना शुरू हो जाएगा, जिसे दंत क्षय या फ्लोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे
प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिका पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। मानव दांत का दो परत यानी कि जो लेयर होता है, बाहरी परत इनेमल कहलाता है। जो दांत का बाहरी परत होता है वो इनेमल के नाम से जाना जाता है, और आंतरिक जो भाग होता है वो डेंटाइन के नाम से जाना जाता है। और दांतों का अध्ययन जो होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये आप भी ध्यान रखिए। ये देखिए इनेमल हम लोग का है, ये जो दांतों का ये ऊपरी भाग है इनेमल, और ये आंतरिक भाग जो है दांत का वो डेंटाइन कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थ यानी कि डेंटाइन पाया जाता है। दांत का अधिकांश भाग दंतास्थिन ही बनाती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक जो ब्लड होता है हम लोग का, यानी कि जिसे रक्त कहते हैं, ये भी एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है, अभी दांत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दांत की ऊपरी बाहर परत इनेमल होती है, ये बता चुके हैं आपको। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, बताया ना, जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे कठोर होती है। यह 98% कैल्शियम लवण यानी कि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। जो हमारी फ्लोरीन होती है उसको मजबूती प्रदान करता है, यानी कि स्ट्रेंथ उसको देता है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। और फ्लोरीन कमी से ही दांतों में छड़क की स्थिति देखी जाती है। इनेमल दांतों की रक्षा करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे द्विबार दंती यानी कि डिप्थियोडोंट। वैसे दांत जो जीवन में दो बार आते हैं उन्हें डिप्थियोडोंट यानी कि द्विबार दंती कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है, ध्यान रखिएगा। और एक वयस्क की जो संख्या होती है दांत की वो 32 होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार दंती। वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है उसे एक बार दंती कहते हैं, यानी कि मोनोफाइडोंट कहते हैं। अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनके जगह दूसरे दांत नहीं निकलते हैं। इसे परमानेंट टीथ अस्थाई दांत कहा जाता है। जैसे अकल का दांत होता है, यानी कि इनकी संख्या 12 होती है। अकल का दांत मतलब ये हो जाए वयस्क हो जाते हैं हम लोग, तो जब दांत निकलता है तो के दांत के टूटने के बाद तो होती है अकल के दांत। ठीक है, एक बार अब टूट जाएगा तो उसके दोबारा नहीं जमता है, ध्यान रखिएगा। मानव के दांतों के प्रकार देखेंगे, ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर होता है, यानी कि इसे कृंतक कहते हैं। कैनाइन होता है, रत्नक कहते हैं। प्रीमोलर कहते हैं, यानी कि अग्रचर्वक होता है। और एक मोलर होता है जिसे चर्वणक कहते हैं। अब इसको हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हमारे ऊपरी हिस्सा में जो होता है ये कैनाइन होता है, ठीक है। और जो ऊपरी हिस्सा के बगल में होता है, ठीक है, वो प्रीमोलर्स होता है। और जो हमारा ये जबड़े के पास होता है उसको मोलर्स कहते हैं, यानी कि चर्वणक कहते हैं। और ये होता है अग्रचर्वणक, यानी कि आगे की तरफ जो बगल में दांत होता है वो अग्रचर्वणक कहलाता है। और ये जो हमारे नीचे का जो जबड़ा है उसके पास जो दांत होती हैं वो इंसाइजर कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे इंसाइजर के बारे में, यानी कि कृंतक के बारे में। यह सबसे आगे की दांत होती है, इसे नोज टिथ कहा जाता है। यह भोजन को काटने के काम में आता है। मानव में इसकी संख्या 4+4 यानी कि ऊपर 4 और नीचे 4 होती है, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर चौड़ा होता है। जो वेजिटेरियन जो एनिमल होते हैं उनका जो अग्रचर्वक होता है, कृंतक होता है, सॉरी कृंतक होता है, उसमें जो उसकी चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। और रत्नक देखेंगे जो कैनाइन होता है, इसे आई टिथ भी कहा जाता है। ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मानव में इसकी संख्या 2+2 यानी कि 4 होती है, ऊपर 2 और नीचे 2। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीला होता है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनका जो कैनाइन होती है, जो बगल में दांत होती है कैनाइन, ये बहुत ही नुकीला होता है, जिससे वो अपने शिकार को चीर फाड़ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रीमोलर, यानी कि अग्रचर्वक किसे कहते हैं। इसे चीक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यह अग्रचर्वक जो होता है वो नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग का लाइन है ये अच्छे से देख लीजिए। वयस्क में इसकी संख्या जो होती है वो 8 होती है, यानी कि जब बच्चों में नहीं पाया जाता तो वयस्क में नहीं पाया जाता, और इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। अब देखेंगे हम मोलर चर्वण के बारे में। इसे विजडन टीथ कहा जाता है। इसके भी कार्य को होता है चबाना होता है। बच्चों में अंतिम मोलर यानी कि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। वयस्क में इसकी संख्या 6+6 यानी कि 12 होती है, अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर में पाया जाता है। अब हम देखेंगे नोट को। बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग का क्या है। बच्चों में कुल दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं, टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इसे 20 दांतों का जो होता है उसे दूध के दांत कहा जाता है। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या जो होती है 20 प्लस 32 यानी 52 होती है। यानी कि जब देखिए दूध जो दांत होता है वो 20 होता है, ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद जब वयस्क होते हैं तो 32 होता है, यानी कि जब कुल मानव जीवन में दांतों की संख्या जो निकलने की है वो 52 होती है, ठीक है। और वयस्क में 32 होती है, ठीक है। अगर टूट जाता है तो ये स्थायी दांत होती है, दोबारा नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पक्षियों के चोंच का दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। जो पक्षियों जो चोंच होता है वो दांत का एक रूपांतरित रूप होता है। हाथी का बाहर निकला दांत जो है उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसाइजर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम इसका फार्मूला क्या होता है। डेंटल फार्मूला देखेंगे दांत का, वयस्क में हुआ 21-23/21-23, बच्चे में निकालने का जो है 2102 और 2102 होता है। ICPMM। और देखिए इंसाइजर है और प्री मोलर है और मोलर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका बटे करेंगे और निकालेंगे इस दांतों की संख्या। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। जो हम लोग का सूत्र होता है 1/4 ही उसका हिस्सा दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं। जो जानवर होते हैं ऊपरी जबड़ा में उनके दांत नहीं पाए जाते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत सुअर का होता है और घोड़ा में होता है, ये ध्यान रखिए। जो स्तनधारी यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवरों में है वो दांत सबसे ज्यादा सुअर का है और घोड़े का है, जिनकी संख्या 44 है। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32-32 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग ग्रास नली क्या होती है। हम लोग का जो मुख हुआ है वो समाप्त हुआ, देखेंगे ग्रास नली जो हमारा सेकेंड पाचन तंत्र है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। जो ग्रास हम लोग का नली होती है जो मुख गुहा से शुरू होती है, इसमें किसी भी प्रकार का जो पाचन क्रिया है वो पूर्ण नहीं होती है। मनुष्य में ये 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी होती है, क्योंकि उसकी जो गर्दन होता है वो सर्वाधिक लंबा होता है। इस कारण जो जिराफ होता है उसमें ग्रास नली लंबी पाई जाती है। क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टोलोलिसिस के कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय यानी कि जो स्टोमच होता है उसमें पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रास नली व अमाशय के बीच एक वाल्व यानी कि वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे अमाशय पेट। यह थैलीनुमा आकृति का होता है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पाचन दोनों का कार्य करता है। ये देखिए ये अमाशय जो है ये भोजन को संग्रह करने का काम करता है, यानी कि स्टोर करता है, और पचाने में भी सहायक होता है। यह आहार नाली का सबसे चौड़ा भाग होता है। जो अमाशय होता है यह आहार नाली का सबसे लेंदी जो है वो भाग होता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रख सकता है। इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे अमाशय के भाग। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्रभाग होता है जिसे कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग फंडिक कहते हैं और पश्च भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको चित्र से दर्शाया गया है। जो हम लोग का फंडिक है यहाँ पे, और ये है कार्डियक। फंडिक के मध्य भाग है और ऊपरी भाग जो है कार्डियक है और सबसे निचली भाग जो है पाइलोरिक कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, कार्डियक से HCl निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्डियक से निकलता है, जो टैलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है और कीटाणु को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। फंडिक जो बीज का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रूजी कहा जाता है। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है। देखिए जो रूजी का कार्य होता है, हम लोग को जब भूख लगने का एहसास होता है तो ये होता है जो हम लोग का अमाशय में ये एक दूसरे से चिपकने लगता है और चुभने लगता है, जिससे हम लोग को भूख लगती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां होती हैं जिसमें जठर रस होता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
जठर ग्रंथियों में मुख्य 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब कोशिकाओं को देखेंगे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। इसमें होती है श्लेष्म कोशिका, जिसे म्यूकस सेल कहते हैं। श्लेष्म कोशिका जो होती है वो श्रोण काम करती है। जो श्लेष्म श्रावण होता है वो काम श्लेष्म कोशिका का होता है। अब देखेंगे मुख्य कोशिका, जिसे पेप्टिक या जाइमोजेन सेल कहा जाता है। ये पेप्सिनोजन तथा प्रोनेनिन नामक एंजाइमों का श्रावण करती है। नेक्स्ट देखेंगे भित्तीय कोशिका, यानी कि ऑक्सिंटिक और पैरिटल सेल्स। ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि उसका स्राव करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका स्राव करने का काम भित्तीय कोशिका का होता है। नेक्स्ट देखेंगे जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन तत्व जो पाया जाता है। देखिए ये जठर रस जो होता है हम लोग का, इसमें रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एराइज हो जाता है एग्जाम में। रेनिन दूध को दही में बदलने का कार्य करता है और दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन, यानी कि पूछ सकता है दूध में कौन सी प्रोटीन स्थित होती है, तो केसिन और प्रोटीन स्थित होती है, और कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ध्यान रखिएगा, केसिन प्रोटीन का दूध का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट है दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरेटिन प्रोटीन के कारण होता है। ये ध्यान रखिएगा। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। यहाँ भोजन अब कायम का रूप ले चुका होता है। अब देखेंगे आंत के बारे में। हम आंत के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की 2 आंत होती है। कौन कौन? एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई जो होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो वेजिटेरियन जानवर है या मनुष्य है उसमें जो लंबाई होती है अपेक्षाकृत बड़ी होती है मांसाहारी के, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे छोटी आंत के बारे में। 2 आंतें होती हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। अब छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक हो सकती है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन और अवशोषण क्रिया पूर्ण होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर की होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से। एक होता है ग्रहणी, और एक होता है अग्र क्षुद्रांत, और एक होता है क्षुद्रांत। अब पढ़ेंगे हम यकृत यानी कि लीवर के बारे में। लीवर का काम क्या होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 केजी यानी कि 1.5 किलो के आसपास होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को परिमाण स्वयं कर लेता है। यह पूर्व बता चुके हैं पहले ही कि जो यकृत होता है वो स्वयं अपने आपको मरम्मत कर लेता है, क्षतिग्रस्त जो होती है उसको पूरा कर लेता है। क्योंकि ये जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं विभाज्य होती हैं, विखंडित रूप में होती हैं। और जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अविभाज्य होती हैं, वो खंडित रूप में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए अगर चोट लगता है तंत्रिका तंत्र में तुरंत मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। यकृत में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पित्ताशय क्या होता है। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। जो पित्ताशय होता है इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है, ये आपको पहले ही बता दिए हैं, तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। अब देखेंगे हम अल्ट्रासोनिक विकिरण। अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। देखिए ये अल्ट्रासोनिक विकिरण होता है, ये थोड़ा हानिकारक भी होता है, ठीक है। ये बिना चीर-फाड़ किए ही पथरी को गलाने का काम कर देता है, जो इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक है। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्त रस श्रावण होता है, और पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। क्योंकि पित्त क्षारीय होता है, पित्त का पीएच मान जो होता है 7.8 से 8.5 तक होता है। देखिए जो हमारा पित्त होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है अम्लीय से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में पित्तवर्धक जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन आदि पाए जाते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारोकालेट भोजन काई में उपस्थित वसा यानी कि फैट को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बिंदु में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को पैसिकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
वसा में गुणनशील विटामिन जो होता है वो ए, डी, ई व के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए जो वसा होता है उसमें विटामिन जो होती हैं वो ए, डी, ई, के होती है, यानी कि आप इसको याद करना है तो कीड़ा याद कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। के होता है, विटामिन ई होता है और डी होता है और ए होता है, और जल में जो घुलनशील होता है वो बी व सी होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानता नहीं हो पाता है। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। जब स्टोन आ जाता है यानी कि सिस्ट वगैरह बन जाता है पित्त की थैली में, तो उसको निकालना पड़ जाता है पूरे पित्त की थैली को, जिससे वसा के जो पाचन होता है उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग, ये देखिए इसका चित्र है, पित्ताशय का, यकृत का और विल का। अब देखेंगे ग्रहणी क्या होता है। ग्रहणी अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है तथा उसमें पित्त मिलती है और क्षारी बन जाती है। ग्रहणी में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। देखिए जो ग्रहणी होती है हमारी, ड्यूडेनम जो होती है, उसमें एंजाइम नाम का कोई तत्व नहीं पाया जाता है। इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, कोलेसिस्टो और काइनिन और सिक्रेटिन। ये देखिए कोलेस्टोकाइनिन और सिक्रोटिन जो होती हैं, ये दो एंजाइम पाई जाती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में, क्या होता है। यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। अब सिक्रेटिन का काम देखेंगे, यह अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। अब देखेंगे नोट में हम लोग, अग्नाशय से तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीन को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम ट्रिप्सिन। ये कौन कौन से पाचक रस हैं, तीन, ये देखेंगे। ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ेंगे, यह प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। अब पढ़ेंगे एमाइलेज के बारे में, यह स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। लाइपेज जो होता है, यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल या वसी अम्ल में बदलने का काम करता है। अब ट्रिक देखेंगे इसका, अग्नाशय में एंजाइम यानी कि अग्नाशय में जो एंजाइम होती हैं उसका नाम देखेंगे। लैट से याद करेंगे, एल से लाइपेज होता है और ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन, यानी कि हम लोग लैट नाम से ध्यान रख सकते हैं इसका ट्रिक। नेक्स्ट देखेंगे, अग्र क्षुद्रांत क्या होता है। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में आता है, जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग, क्षुद्रांत क्या होता है। देखिए यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों में होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इन सभी आंतरस को सक्कस इंट्रिकस कहा जाता है। और देखिए निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं जो क्षुद्रांत होता है। देखिए इरिप्सिन होता है, ये इरिप्सिन होता है, यह प्रोटीन के पचाने का कार्य करता है। यह प्रोटीन पेप्टाइड को अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इरिप्सिन जो होता है एंजाइम, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब देखेंगे हम भोजन प्रोटीन पेप्टोन अमाशय में, पेप्टाइड जो होता है ड्यूडम इलियम, यानी कि उसके बाद एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब देखेंगे हम लाइपेज के बारे में। लाइपेज क्या होता है, यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में बदलने का काम करता है। अब देखिए लाइपेज से वसा हो गया, वसा से ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में तोड़ दिया। अब देखिए माल्टेज, यह माल्टेज को पचाता है, यानी कि जो हमारा शर्करा वगैरह होती है उसको पचाने का माल्टेज करता है। जो सुक्रेज होता है यह चीनी को पचाता है, ठीक है। लैक्टेज होता है, यह लैक्टेज को पचाता है। लैक्टेज लैक्टेज मतलब जो होता है अम्ल, ये दूध में पाया जाता है। दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उसको पचाने का काम लैक्टेज करता है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई कहा जाता है। विलाई चूसने का कार्य करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो तुरंत अधिक जल नहीं पीना चाहिए, देखिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं होती है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसके बाद जैसे ही हम पानी पी लेते हैं तो एंजाइम जो हम लोग का स्रावित होता है उसको पतला बना देता है और पाचन क्रिया होने में
असुविधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो भोजन करने के बाद 8 से 10 मिनट या 5 से 7 मिनट बाद पानी पीना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद हल्का-सा पानी पी लेना चाहिए। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, इसके कारण नींद आने लगती है। छोटी आंत से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे बड़ी आंत क्या होती है। अभी तक हम लोग छोटी आंत देख रहे थे, अब लोग बड़ी आंत देखेंगे। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होती है। वो कौन-कौन से हैं? तो एक होता है सीकम और एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम। सीकम जो होता है और एक बृहदान्त्र होता है और एक मलाशय होता है। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। जो छोटी आंत होती है तो हमारा भोजन जब प्रवेश करेगा तो उस बड़ी आंत में तो सीकम के माध्यम से प्रवेश करेगा। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेल्यूलोज को पचाता है, जानवरों का एक मुख्य अंग होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग नोट में। वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता। देखिए वे अवशेषी अंग होते हैं जो शरीर का एक भाग होता है लेकिन वह काम नहीं करता, जैसे अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया। देखिए जो थर्ड मोलर है, प्री मोलर है, पिन्ना है, कड़पल्ल है, त्वचा के बाल आदि हैं। ये सब अवशेषी अंग कहलाते हैं। जब कहीं भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। देखिए अगर भोजन अपेंडिक्स में बाई द वे फंस जाए तो उसको सर्जरी के माध्यम से पूरे अपेंडिक्स को ही काटना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। जो म्यूकस होता है वह पचे भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है। देखिए म्यूकस का निर्माण मलाशय में होता है और उसमें अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है जो गुद्दा के बाहर से निकल जाता है, जो गुद्दा के रास्ते से निकलता है। वो अंतिम प्रक्रिया होती है पाचन तंत्र की गुद्दा। पाचन क्रिया एक अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। देखिए जो पाचन क्रिया वो कौन-कौन सी अवस्थाएं हैं जो 5 प्रकार की हैं। पहला है अंतःग्रह, इसे इंजेक्शन कहते हैं। भोजन को निगलने की क्रिया अंतःग्रह कहलाती है। सेकंड है पाचन, भोज्य पदार्थों का छोटे-छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। देखिए अगर हमारी जो भोजन है उसको जटिल से सरल में जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है वह कहलाती है हम लोग का पाचन। अब देखेंगे अवशोषण, थर्ड नंबर पे आता है पाचन की अवस्था में। अवशोषण जो होता है पचे भोजन पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं तो उसे अवशोषण कहते हैं। देखिए जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और कोशिकाएं उसे अवशोषित कर लेती हैं उसे अवशोषण कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्वांगीकरण, पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अगर भोजन पच जाता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है तो यह क्रिया हम लोग की स्वांगीकरण कहलाती है। अब होता है मल परित्याग। मल परित्याग क्या होती है? डिफेक्शन कहते हैं जिसको। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की क्रिया मल परित्याग कहलाती है। मल का पीला भूरा रंग उसमें उपस्थित स्टेकोर्बिलिन और यूरोबिलिन के कारण होता है। देखिए जो मल का रंग पीला होता है या भूरा होता है उसमें उपस्थित होता है स्टेकोर्बिलिन और यूरोबिलिन, इसके कारण उसका रंग पीला होता है। मल का जो बदबू होता है इंडोल और स्केटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। अवशोषण के पश्चात सही पोषक पदार्थ यकृत या न्यूहारिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंच जाती हैं जहां उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन जो पदार्थ होता है ऑब्जर्व हो जाता है वो शारीरिक पदार्थों यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे वन लाइनर। वन लाइनर के बाद हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। आप वीडियो से बने रहिए और वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए। एमसीक्यू लगभग 200 क्वेश्चन प्लस है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पर चैप्टर के बाद हम लोग
वन लाइनर भी करेंगे और एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे। अब देखेंगे हम वन लाइनर को। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो वसा का पाचन करता है। अब देखेंगे अगला, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिक होता है। और पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण रूप हो जाता है? तो आंत होती है। और छोटी आंत जो होती है, ये यहाँ पे जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन समाप्त होता है। और बड़ी आंत में जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन होता है। और लार की टायरिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमाकुंचन कहलाता है। देखिए अमाशय जो होता है स्टोमच, इसकी जो पेशी संकुचन होता है क्रमाकुंचन कहलाती है। देखिए जब हम लोग को भूख लगती है तो इसमें कार्टेनुमा एक प्रकार का जो होता है पेशी, वो क्या करता है जब भूख लगती है, खाना लगती है, तो ये चुभने लगता है अमाशय में, जिस प्रकार हम लोग को भूख का एहसास होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पाचन तंत्र किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है शरीर में? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वो अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है तो यकृत करता है। और यकृत जो होता है ये विभाजित कोशिकाओं से बना होता है और ये अपने आप को मरम्मत करने में मशहूर होता है, यानी कि सक्षम होता है। यानी कि अगर यकृत में चोट आ गई, किसी क्षतिग्रस्त हुई किसी प्रकार की, तो ये स्वयं ही ठीक करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। देखिए स्तनधारी भी होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथ स्तनधारियों में। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8, यानी कि यह अल्कली होती है, यानी कि क्षारीय होती है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। पीलिया को कम कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस से अंग प्रभावित होता है लीवर। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है ग्लूकोज। जब हम स्टार्च का जो जो हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं इसको पाचन करती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। और गाजर जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखिए विटामिन ए के कारण जो होती है वो रतौंधी हम लोग की बीमारी होती है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो अग्नाशय में, यानी इसे पेनक्रियाज कहते हैं। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचन एंजाइमों का विसरण होता है? तो अग्नाशय होती है। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्राम्बिन के कारण। नेक्स्ट है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन नामक जो पदार्थ है वो यकृत में रक्त को जमने से रोक देता है। और देखिए रक्त का जमना किसके कारण मतलब कम हो जाता है? तो विटामिन के जो होता है अगर इसकी उपस्थिति कम हो जाएगी तो मानव शरीर के थक्का जो बनता है रक्त का, अगर चोट लगता है तो उसका बहाव जो जम जाता है वो नहीं जमेगा, कम हो जाएगा विटामिन के। तो लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। नेक्स्ट है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जिंक होती